हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट टाइम अपन ने प्रतिरोधकों का संयोजन हमने पढ़ा, कुछ न्यूमेरिकल भी हमने करे थे। ठीक है, न्यूमेरिकल हमने किए थे प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता के लिए, और मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल बुक से करने के लिए भी कहा था। आरबीएससी बोर्ड के जो पीछे जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो उसके लिए मैंने कहा था आपको। फिर मैंने प्रतिरोधकों का संयोजन के बारे में आपको बताया था, है ना। और प्रतिरोधकों के संयोजन की आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में मैंने बताया आपको। ठीक है, इसके अलावा हमने ये जाना कि प्रतिरोधकों का संयोजन जो है वो कितने प्रकार का होता है। श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा, समांतर क्रम संयोजन पढ़ा। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन जो कि आपने बच्चों 10th क्लास में भी इसको पढ़ा हुआ है, हमने इसको डेराइव किया। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है ये प्रतिरोधकों का संयोजन। और इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में बस इसमें आपको दोनों संयोजनों में जो ध्यान देने वाली जो बात है वो क्या होती है, बस आपको ध्यान रखना है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित होने वाली प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसका मान समान रहता है। ठीक है, और उन प्रतिरोध के अनुसार उन पर ओम के नियम का उपयोग करके हम उन पर विभव पतन प्राप्त कर सकते हैं प्रत्येक प्रतिरोधक पर, जैसे V1 इक्वल टू आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू, इस तरीके से। ये सब श्रेणी क्रम संयोजन की बात है। ठीक है, और उसमें हमने ये भी देखा था कि प्रतिरोधकों का जो इनके विभवांतर का बोलते हैं कि इनका जो अनुपात हमने प्राप्त किया था, है ना। कभी बार क्या होता है, हालांकि ऐसे तुम्हारे बुक में कोई क्वेश्चन तो है नहीं अभी तक, ठीक है, लेकिन अगर आप कोई नीट की या जेई मेन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, साथ में कोई एयर फोर्स वगैरह इनकी तैयारी कर रहे हो, तो आप यहाँ पर फंस सकते हो। कहाँ पर फंस सकते हैं भाई? श्रेणी क्रम संयोजन दे दिया और श्रेणी क्रम संयोजन में कहा कि इसका प्रतिरोध है 1 ओम, ठीक है, और यहाँ दिया 2 ओम, ये कहा गया। ठीक है, और कहा कि इनके बीच में कोई बैटरी लगाई जाती है, ठीक है, या बैटरी नहीं लगाई गई हो। बस सीधा ये पूछ लिया कि ये जो प्रतिरोधक है R1 और R2, ठीक है, इनके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होने चाहिए, ठीक है, उनका अनुपात बताओ। ठीक है, अब जबकि आपको विभवांतर नहीं दिया हुआ है और डायरेक्टली आपको विभवांतरों का यहाँ पर उत्पन्न होने वाले विभवांतरों का अनुपात यहाँ से पूछा जाता, तो बच्चों आप यहाँ पर क्या करते? मैंने आपको इसका लॉजिक बताया था पहले भी, ठीक है, मैं वापस से इस पॉइंट को समझा रहा हूँ। अपन जानते हैं इसमें धारा समान रहती है, लेकिन इसका प्रतिरोध भिन्न है, तो इसका जो विभव पतन है V1, ये हम क्या लिखेंगे बच्चों? IR1। दूसरे वाले का लिखेंगे V2 इक्वल IR2 हम लिखेंगे। जब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो V1 अपॉन V2, I से ये I कैंसिल हो जाएगा, और V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या बनेगा? R1 अपॉन R2 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से इन पर उत्पन्न होने वाला, इनके सिरों पर उत्पन्न होने वाले इस विभवांतरों का अनुपात V1 अपॉन V2 इक्वल क्या होगा? R1 अपॉन R2। और यहाँ से अगर हम आंसर देखें तो वो क्या होगा? 1:2। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये इस तरीके से आपको प्राप्त करना चाहिए। विभव प्राप्त करना हो, ठीक है, क्या प्राप्त करना हो? विभव ही प्राप्त करना हो। जैसे आपको कहा जाए भाई ये V दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया हुआ है वगैरह, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके V2 लिखकर V1 प्लस V2 इक्वल V, अलग बहुत तरीके होते हैं, आप चाहो जितने तरीके से इनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, इसका विभवांतर दे दिया और इसका प्रतिरोध नहीं दिया हो, ठीक है, फिर इन पर विभवांतर पूछ लिया जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है अनुपात के रूप में। अब मान लो कि ये दोनों ही किस में जुड़े हुए होते? समांतर क्रम में जुड़े हुए होते, मान लीजिए। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता था? देखो सिंपल, अभी अब आज अपन केवल इस पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं, आज संयोजनों पर। ठीक है, ये तुम्हारी जेई में नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ये वाला टॉपिक, ठीक है, न्यूमेरिकल वाला। अगर ये दोनों समांतर क्रम में होते ए बी, और अपन जानते हैं कि समांतर क्रम में तो विभवांतर सेम ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब जब इनमें विभवांतर, चलो विभवांतरों का अनुपात पूछे तो बच्चों क्या होना चाहिए? 1:1। और इसमें धारा का अनुपात पूछे तो 1:1।
ठीक है। लेकिन इसमें धारा का अनुपात पूछ लिया जाता, मान लो कि भाई इसमें धारा गई क्या I1 और इसमें धारा गई क्या I2, ये गई। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें धारा का अनुपात पूछ ले तो क्या होगा, मान लो कि इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, तो इस पर होने वाला जो विभव पतन है वो बच्चों क्या होगा, I1 R1। इस पर होने वाला विभव पतन जो है वो क्या होगा, I2 R2। ये विभव पतन और ये विभव पतन ये बच्चों बराबर होंगे, क्योंकि इन पर जो विभवांतर है वो क्या है, सब पर सेम ही है, समांतर क्रम में समान ही होता है। ये भी एक विभवांतर है और ये भी क्या है, विभवांतर है, तो ये बराबर ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में इनमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात है बच्चों वो क्या होगा, I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो यहाँ पर धाराओं का अनुपात क्या होना चाहिए, 2:1। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से इनको सोल्व करना चाहो तो आप सोल्व कर सकते हो। विभवांतर कुछ भी हो, यहाँ पर विभवांतर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर भी चाहे विभवांतर कुछ भी ले लेना, ठीक है। जो मैंने बताया कि इनके प्रतिरोध का जो अनुपात होगा, इन पर होने वाले विभव के पतनों का जो अनुपात होगा वो भी सेम ही होगा। जैसे मैं ऊपर वाले में एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, जैसे मैंने कहा कि टोटल विभवांतर इस वाले में 100 वोल्ट आरोपित किया गया था, तो आप पहले इसमें टोटल धारा प्राप्त करोगे। टोटल धारा प्राप्त करने के लिए हमें क्या लिखना चाहिए, I इक्वल टू, भाई धारा तो समान ही प्रवाहित होगी, I इक्वल टू टोटल विभवांतर अपॉन टोटल प्रतिरोध। क्लियर है यहाँ तक? टोटल विभवांतर कितना है, 100, ठीक है, और टोटल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 2 + 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो टोटल धारा कितनी प्रवाहित हुई इसमें, 100/3। इसमें 100/3 प्रवाहित होगी। तो अगर आप इसका V1 निकालना चाहोगे तो मैं क्या करूँगा, 100/3 इंटू R1 कितना है, 1, तो कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ, 100/3 वोल्ट ही इस पर उत्पन्न होगा। इसकी बात करें तो इस पर कितना होगा, 100/3 इंटू 2 इक्वल 200/3 वोल्ट हो गया। अब आप अनुपात निकाल कर देख लीजिएगा, आंसर क्या आएगा, 1:2 ही आएगा। ठीक है, विभवांतर कितना भी हो, बस ये ध्यान रखना है विभवों का अनुपात इनके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के अनुपात के रूप में होता है, और इधर समांतर क्रम में जो है धाराओं का अनुपात प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के अनुपात के रूप में ये होता है। बहुत ही गजब का ये कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिक आप यहाँ पर इसको मान सकते हो, है ना, ये एक ट्रिक आप इसको समझ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/1, मतलब 2:1 हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें मैंने ले लिया कितना, 100 वोल्ट ही ले लिया इसमें, मान लीजिए। क्लियर यहाँ तक? अब इसमें आप I1 और I2 निकाल लीजिए, सॉरी आपको इनका अनुपात चाहिए, है ना। पहले तो ये तो मैंने डायरेक्टली इसके अकॉर्डिंग बताया, लेकिन आप अगर I1 और I2 निकाल कर फिर अनुपात निकालना चाहोगे तो भी बच्चों क्या आएगा, 2:1। इसमें निकाल कर चेक कर लीजिए, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे भाई, टोटल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है पहले आप वो प्राप्त कीजिए समांतर क्रम संयोजन के लिए, ठीक है। तो इसमें टोटल प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, 100/R इक्विवेलेंट। समांतर क्रम में है तो आप पहले इसका R इक्विवेलेंट निकालोगे, ठीक है। R इक्विवेलेंट आप जानते हो समांतर क्रम संयोजन के लिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल क्या लिखोगे, 1/1 + 1/2, आप इसको ऐसे लिखोगे। फिर आप इसका एलसीएम लोगे बच्चों, ठीक है। एलसीएम लोगे तो आप क्या लिखोगे, 2, फिर ये क्या हो गया, 2 + A कितना हो गया, 3/2। तो R इक्विवेलेंट इसका आएगा 2/3 ओम। तो R इक्विवेलेंट 2/3 आ गया, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए 2/3, तो 3 ऊपर चला गया, 300/2 हो गया, मतलब 150 एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित हो गई। टोटल धारा इसमें 150 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, ये ध्यान रखना है। फिर आप अगर इसमें I1 और I2 ज्ञात करना है तो मैं क्या लिखूंगा कि I इक्वल टू क्या है, I1 + I2 है। I इक्वल टू क्या है, I1 + I2 है, और I क्या है, 150 है। आपने लिख दिया 150 इक्वल I1 + I2 लिख दिया। लेकिन इससे कैसे ज्ञात करोगे, तो इससे हम ये वाला कॉन्सेप्ट अब यूज करेंगे। I1 R1 इक्वल टू क्या होता है, I2 R2 होता है। तो I1 × R1 कितना है, 1 ओम, ठीक है, इक्वल टू I2 × R2 कितना है, 2 ओम। तो मैं क्या लिख दूंगा, I1 इक्वल टू कितना हो गया, 2I2 हो गया। आप यहाँ पर लिख दीजिए
150 इक्वल टू I1 प्लस, या तो I2 की वैल्यू लिख दीजिए I1/2, या I1 की वैल्यू लिख दीजिएगा क्या 2I2, जैसे मैंने इसको लिख दिया क्या 2I2 लिख दिया भाई। I1 इक्वल टू क्या है 2I2 प्लस I2, तो ये कितना हो गया 3I2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3I2 हो जाएगा। तो 150 I2 इक्वल 150/3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3×5 = 15, तो ये हो गया कितना 500 एम्पियर। I2 कितनी होगी 500 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरीके से अब I1 निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो अपन जानते हैं कि यहाँ पर आप I2 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 50 हो गया, 50 इधर गया, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 एम्पियर, 100 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ से दिखाई भी दे रहा है कि I1 जो है I2 का कितना है 2 गुना है, तो I1 और I2 आ गए। अब मैंने कहा था कि इस तरीके से I1 और I2 निकाल कर फिर आप अनुपात निकालो, जैसे मैंने यहाँ पर तो डायरेक्टली बताया प्रतिरोध के अनुपात के रूप में, डायरेक्टली मैंने इसका आंसर बताया था क्या 2:1। इससे निकाल कर देख लो I1/I2 करो, तो I1 कितना है 100, ठीक है, I2 कितना है 50, आंसर कितना है बच्चों 2:1। तो ये देख लीजिए, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक ट्रिक है आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल से इनको समझाता हूँ, फिर अपन इनके संयोजनों को भी सरलता से सोल्व करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं कुछ और एग्जांपल से इसको समझाता हूँ, शायद आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा टफ लग रहा हो। ठीक है, मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से इसको समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आप इसको समझिएगा। ठीक है, मैंने कहा कि ये प्रतिरोध लिया श्रेणी क्रम संयोजन में, मैंने कहा बच्चों 2 ओम है, और ये मैंने कहा ये 3 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, इसके सिरों पर मैंने एक बैटरी लगा दी सिंपल तरीके से, और मैंने कहा 50 वोल्ट की बैटरी है, ये 50 वोल्ट की बैटरी है। मैंने पूछा कि इन पर जो इसका विभवांतर है V1, इस पर विभव पतन होगा V1 और इस पर विभव पतन होगा V2। मैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? देखो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा क्या, R इक्विवेलेंट निकालो। मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा कि V1/V2 निकालिए। मैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता हूँ क्या, कि इसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा प्राप्त कीजिए। ये 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, साधारण सा क्वेश्चन। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्चुअली तरीके से इसको करना चाहो तो कॉन्सेप्चुअली तरीके से सबसे पहला, जैसे फर्स्ट है R इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है। पहले आप देखिए श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आप क्या लिखते हो R1 + R2। अब R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2 कितना हो गया 2 + 3 मतलब 5 ओम हो जाएगा। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि I निकालिए। ठीक है, अब आप इससे I निकाल सकते हो सरलता से। I इक्वल अपन जानते हैं कुल धारा है, ये है ना, बैटरी से निकलने वाली कुल धारा। तो कुल धारा जो है ये क्या होगी, कुल विभवांतर अपॉन कुल प्रतिरोध। कुल विभवांतर कितना है 50 वोल्ट, क्या लिखा जाएगा 50। ठीक है, अपॉन R इक्विवेलेंट मतलब कुल प्रतिरोध कितना आया 5, तो कुल प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है 50 एम्पियर। ठीक है, ये तो हो गया इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन है V1/V2 निकालिए। V1/V2 मैंने बताया V1/V2 आप डायरेक्टली निकाल सकते हो यहाँ पर प्रतिरोध के अनुपात से R1/R2 से। भाई ये ट्रिक थी एक, तो दोनों तरीके में यहाँ पर आपको बताऊंगा। R1/R2 मतलब 2/3, तो अनुपात कितना आ गया 2/3 ही आना चाहिए। ये तो सीधे तरीके से हो गया ट्रिकी मेथड से। ठीक है, अगर हम इसी को प्राप्त करना चाहेंगे किससे, दूसरे लॉजिक से। ठीक है, दूसरे लॉजिक से हम प्राप्त करेंगे। दूसरा लॉजिक क्या कहता है कि V1 जो है वो इक्वल होता है किसके, I/R1 के। श्रेणी क्रम में धारा I ही रहती है, I1 I2 नहीं लिखते हैं। ठीक है, I है, I कितनी आई बच्चों 10, प्रतिरोध कितना था 2, कितनी हुई, कितना विभवांतर हुआ 20 वोल्ट का, उस R1 के प्रतिरोध पर इतना विभव पतन हुआ। फिर V2 की बात करें, V2 कितना है I/R2, I कितनी है 10,
ठीक है, R2 कितना है 3, कितना आया 30 वोल्ट आ गया। आप टोटल निकाल कर देख लीजिए 20 प्लस 30 50 वोल्ट हो गया कि नहीं, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब आप अनुपात निकाल लो, अनुपात निकाल लीजिए भाई, V1/V2 इस वाले तरीके से। V1 कितना 20, ठीक है, V2 कितना 30, ये गया 2:3। तो इस तरीके से हमने किया तब भी 2:3, और डायरेक्टली मेथड से किया तब भी 2:3 ही प्राप्त होता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया। अब हम लेते हैं समांतर क्रम संयोजन पर आधारित क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मैंने कहा कि ये अपने पास में एक ऐसा सर्किट है 2 ओम प्रतिरोध का है, ठीक है, और यहाँ मैं ले लेता हूँ कितने का, मैंने ले लिया जैसे 3 ओम का ले लिया, एक सिंपल सा। फिर मैंने कहा कि एक सिंपल सा डाटा लें यहाँ पर भाई, 3×6/5 6/5 इंटू, चलिए। तो मैंने कहा कि जैसे यहाँ पर मैंने एक बैटरी आरोपित कर दी और कहा कि उसका विभवांतर है 10 वोल्ट, सिंपल सा क्वेश्चन, ये लीजिए 10 वोल्ट। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसमें प्रवाहित होने वाली, या तो पहले तो आप आर इक्विवेलेंट, जैसे उसमें पूछा मैंने आर इक्विवेलेंट निकालो, टोटल प्रतिरोध निकाल के बताओ। दूसरा क्वेश्चन है मेरा क्या, कि प्रवाहित होने वाली कुल धारा बताओ इसमें। मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि I1 और I2 भी बताओ भाई, दोनों में I1 और I2 क्या होगी वो भी बताओ। चौथा क्वेश्चन है मेरा I1/I2 बताओ। ये देखिए, अब हम आर इक्विवेलेंट आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। मैं आपको यहाँ पर एक पहले तो तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए होते हैं तो आप उनको सीधे तरीके से कैसे सोल्व करोगे, क्योंकि मैं आगे उसी मेथड को यूज करता हूँ। पहले तो मैं एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अगर दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, कुल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध अगर हमें ज्ञात करना हो तो आप जानते हो समांतर क्रम संयोजन के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आप पहले इसको एक सूत्र के रूप में लिखो क्योंकि मैं इसी के लिए मैं यहाँ पर इसको बता रहा हूँ। तो अब आप जब इसको सोल्व करोगे, R1 और R2 इसमें क्या आता है बच्चों, एलसीएम। आप एलसीएम लोगे तो R1 इंटू R2 लिखोगे। ऊपर क्या आएगा, R1 प्लस R2, ऊपर क्या आएगा R1 प्लस R2। तो जब आप इसको R इक्विवेलेंट लिखोगे तो R इक्विवेलेंट निकालना है ना कि आपको 1/R इक्विवेलेंट निकालना है, ये भी बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, दो प्रतिरोध के लिए। अब आप आसानी से इसका R इक्विवेलेंट बता सकते हो कि R1 इंटू R2 मतलब 2 अपॉन 2 प्लस 3 मतलब 6/5, 6/5 ओम। ये इसका टोटल R इक्विवेलेंट आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब आपको पहला क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या चाहिए, I, कुल धारा। अब कुल धारा के लिए अपन जानते हैं क्या करते हैं, I चाहिए। कुल धारा के लिए कुल विभवांतर कितना है, V अपॉन टोटल प्रतिरोध कितना है। कुल विभवांतर है बच्चों 10, ठीक है, अपॉन R इक्विवेलेंट। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए भाई डाटा सही कर दूँ मैं, तो मैं विभवांतर को, क्योंकि R इक्विवेलेंट है अपने पास 6/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा 6, तो फिर ये डिवाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हालांकि डाटा ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। मैंने यहाँ पर इसको कर दिया कितना, 60 वोल्ट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा अब 60 वोल्ट, ताकि ये कटने में आसानी हो जाए। तो R इक्विवेलेंट कितना है 6/5, तो 5 ऊपर चला गया। ये कितना 10 टाइम होगा तो कितनी आई गई 50 एम्पियर। कुल प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है 50 एम्पियर, इसमें टोटल धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन ये धारा 50 एम्पियर जब यहाँ पर आकर प्रवेश करेगी इस जगह, क्योंकि यहाँ पर तो कितनी आ गई 50 एम्पियर आ गई, जब यहाँ एंटर करेगी इस जगह आते ही ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, I1 और I2 के रूप में।
तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, I1 और I2 निकालिए। I1 और I2 निकालना बहुत आसान है, मैंने अभी पीछे एक मेथड बताया था। भाई I1 और I2 क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 है, क्लियर यहाँ तक। तो I कितनी है 50, I1 प्लस I2, ये इक्वेशन आप लिख लीजिएगा। बाकी अपन जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है, एक प्रतिरोध पर जो विभवांतर होगा वही दूसरे प्रतिरोध पर होगा। तो पहले प्रतिरोध पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, I1 R1, और वही किसके ऊपर होगा, दूसरे वाले पर। दूसरे वाले पर कितना है, I2 R2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, I1 और R1। ये बात क्लियर हो गई। R1 का मान कितना है, R1 का मान कितना है, आप चेक करिए। R1 का मान कितना था बच्चों, 2 ओम था, क्लियर यहाँ तक। और R2 का मान कितना है, 3, तो 2 I2 3। तो I1 निकाल लीजिए। I1 इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, 3I2/2, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर ये I1 का मान लिखूँगा, तो 50 इक्वल I1 मतलब 3I2/2 प्लस I2। अब आप इसको फिर आगे सोल्व करोगे एलसीएम लेकर, तो 50 इक्वल 3I2 प्लस 2I2/2, एलसीएम 2 है इसका, ये कितना हो जाएगा 100, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो गया 100 इक्वल टू ये कितना हो गया 5I2, ठीक है, 5 दूनी 10 20, तो I2 कितनी आ गई 20 एम्पियर। जब I2 20 एम्पियर है तो I1 कितनी हो गई 30 एम्पियर। आप या तो I2 का मान यहाँ लिख दीजिए, कैसे भी आप निकाल सकते हो अब I1 का मान, ठीक है। 3/2 I2 कितनी है 20, तो कितना 10 मतलब 30 एम्पियर, या 50 माइनस 20 मतलब 30 एम्पियर। तो I1 और I2 आ गई। फिर मैंने पूछा I1/I2 बताओ, तो I1 कितना है बच्चों 30, ठीक है, I2 कितना है 20, तो कितना आ गया बच्चों 3:2। और डायरेक्टली मेथड क्या था बच्चों, I1/I2 इक्वल टू क्या होता है R2/R1, ये होता है व्युत्क्रमों के अनुपात के बराबर होता है। तो I1/I2, R2 कितना है 3, R1 कितना था 2, तो 3:2 डायरेक्टली आ गया। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी डायरेक्टली I1 जैसे यहाँ पर आ रहा था अभी 3I2/2, मैंने इस तरीके से इसको सोल्व किया, तब भी आप डायरेक्टली भी आप बता सकते हो भाई I1 इक्वल टू क्या है 3I2/2, आप वो वैल्यूज यहाँ पर रखकर भी आप डायरेक्टली I1 और I2 ज्ञात कर सकते हो। बहुत सारे मेथड होते हैं, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। मेथड चाहो जितना निकाल सकते हैं, जैसे मैं I1 और I2 को और अलग तरीके से भी निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जैसे अपने पास में क्या था, देखो अब मैं I1 और I2 को दूसरे मेथड से निकाल कर दिखाता हूँ आपको, दूसरा मेथड यूज़ कर रहा हूँ। अपने पास में बच्चों क्या है I1/I2 इक्वल टू अपन क्या जानते हैं R2/R1 अपन जानते हैं, यहाँ तक दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि I1/I2 जो है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ R2/R1 इंटू I2, सॉरी यहाँ पर I2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये ध्यान रखना है, ये I1 लिखा मैंने केवल, क्लियर। अब अपन जानते हैं I1 प्लस I2 क्या होता है, I1 प्लस I2 क्या होता है I होता है, ठीक है। तो मैं I2 को क्या लिख सकता हूँ बताओ केवल, अब I माइनस I1 लिख सकता हूँ। इस I2 की जगह मैं एक सूत्र बना रहा हूँ ताकि आप और जितने मेथड चाहो उतने मेथड से आप इनको सोल्व कर सकते हो। I1 इक्वल मैं लिख सकता हूँ क्या R2/R1, I2 इक्वल टू क्या है I माइनस I1, I1 इक्वल टू R2/R1 ब्रैकेट ओपन करेंगे इंटू I माइनस R2/R1 इंटू I1। अब ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसको आगे सोल्व करते हैं, देखो ठीक है, ये यहाँ पर स्क्रीन ख़त्म हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे इस जगह सोल्व कर देता हूँ, देखिए 1 मिनट, देखिए मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर देता हूँ। I1 प्लस R2/R1 इंटू I1, आप अपने नोटबुक में चाहो तो इनको अलग से है ना ढंग से नोट कर लेना। R2/R1 मैंने ऐसे तरीका बता दिया था बच्चों, तुम्हें याद हो तो, है ना, किसमें, आवेशपूर्ण वितरण में,
ठीक है, चौथा चैप्टर जो था संधारित्र वाला, वहाँ पर भी मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस करवाए थे, मतलब कैसे क्या कोई चीज़ को अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे पास में अनुपात के रूप में हो तो। अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, R1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I1 कॉमन आएगा, तो मैं ऊपर I1 कॉमन लिख कर क्या लिख सकता हूँ, R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है, R1, इधर क्या है R2 अपॉन R1 इंटू आई, R1 से R1 गया, ये R1 प्लस R2 इधर आ जाएगा, अनुपात में आ जाएगा, एक सूत्र प्राप्त होगा। अब आपको देखो क्या सूत्र क्या प्राप्त हो गया, I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई। ये लो ये आंसर, ये I1 आ गया, ये I1 आ गया। ठीक है, I2 बताऊं, I2 होगा अब R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई। ये लो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। अब R2 कितना है, अब आपको डायरेक्टली मान लो I दिया हुआ होता, डायरेक्टली ऐसे मान कर चलो, और I1 पूछता, भाई I1 बताओ, इसके लिए विभवांतर दिया ही नहीं होता, वोल्टेज दिया ही नहीं होता अब आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तब आप इन सूत्रों का आप जरूर उपयोग करते, इन्हीं सूत्रों का आप उपयोग करते। अब आपको R2 कितना था बताओ, अब जैसे अभी इसमें I2 कितनी आ रही थी, इसमें I2 आ रही थी कितनी, 20 एम्पियर। क्लियर यहाँ तक, मैं इससे निकाल कर बताता हूँ, है ना। ये I2 का फॉर्मूला ये रहा, R1 कितना था 2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना हो गया, 3 2 5, आई कितनी 50 थी, 50 निकाली थी ना, ये 50 यहाँ पर, ये देखो ये 50, तो कितना आ गया 10 20 एम्पियर। ये लो I2 कितनी है भाई, 20 एम्पियर। कैसे भी आप करके देख लीजिए, आप जितने मेथड इसमें लगा सकते हो इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है, बहुत सारी ट्रिक आपको इसमें मिल जाएगी। और मैं यहाँ पर आज आपको ट्रिक की ही मेथड, बहुत सारी जगह मैं यहाँ पर आपको ट्रिक की मेथड बताने वाला हूँ, और इस लेक्चर को आपको ज़रूर देख लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है तुम्हारे लिए। ऐसे मेथड आपको शायद ही कहीं पर देखने को मिलेंगे, कोई बुक्स में देखने को मिलेंगे। मैंने सब को एक जगह आपको समझा दिया, अलग अलग बुक्स के जितने भी मेथड्स होते हैं वो मैंने आपको एक वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा क्या, अब हम संयोजनों को प्राप्त करना सीखेंगे। अब देखिए आगे कि प्रतिरोधकों का जो संयोजन है उसमें तुल्य प्रतिरोध हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे अभी 2 वाला तो हमने कर ही लिया, 2 वाले में तो अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं एक थोड़ा सा और बड़ा करके बता देता हूँ, है ना, ताकि आप का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, मैंने कहा ये लीजिए 1 2 और 3। मैंने कहा बच्चों ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। तुल्य प्रतिरोध निकालो, श्रेणी क्रम संयोजन है, तो सिंपल से है 3 2 5 और 1 6। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, इसका 6 आ गया। अभी मैं इसी चीज को, इसी क्वेश्चन को मैं समांतर क्रम में जोड़ता। मैंने कहा ये और ये समांतर क्रम में जोड़ दिया, 1 ओम, ठीक है, 2 ओम और 3 ओम, ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी। और पूछा जाता आपको इस क्वेश्चन में कि आर ए बी ज्ञात कीजिए, भाई ए व बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, 1 अपॉन आर ए बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। सोल्व करते वक्त आपको ध्यान रखना है। सो 1 अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू, ये एलसीएम लो, 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 11/6। तो आर ए बी आएगा कितना, 6/11 ओम। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। बात ध्यान देने वाली यह है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध घटता है। ये भी आप ध्यान रखो। क्लियर यहाँ तक। अगर आपको धारा ज़्यादा चाहिए होती है तो आप उनको प्रतिरोधकों को किस में जोड़ोगे, समांतर क्रम संयोजन में, क्योंकि प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। अगर आपको धारा का मान कम चाहिए है तो आप प्रतिरोध को कैसे जोड़ दोगे, श्रेणी क्रम में, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाएगा और धारा घट जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा संयोजनों को, मतलब लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि
मिश्रित संयोजन पर ले लेते हैं। अब दो प्रतिरोध है, 2 ओम, 2 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और दो को मैंने जोड़ा किस में, समांतर क्रम में। इस तरीके से हम ले लेते हैं। इसमें चाहे जितने क्वेश्चन बच्चों बन सकते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आप बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे अब आपको। जैसे मैंने कहा कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आपको कहा जाए कि इस पर कुल विभवांतर 100 वोल्ट है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। क्वेश्चन बनता है कि इस पूरे परिपथ का, है ना, इसमें से जोड़ दिया इसको तार की सहायता से, है ना। ये आप इनमें कंफ्यूज नहीं हो ना, एरो बनाकर इस तरीके से। एरो का मतलब होता है इस पूरे ए व बी के मध्य का विभवांतर 100 वोल्ट है, मतलब ऐसी कोई बैटरी यहाँ पर जोड़ी हुई है 100 वोल्ट की। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई पूरा तुल्य प्रतिरोध निकाल कर बताओ, भाई आर इक्विवेलेंट निकाल कर बताओ इस क्वेश्चन में। तो आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, क्योंकि अब ये मिश्रित संयोजन है, ठीक है। दूसरा मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि इसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुल धारा भी निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ कि प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात करो। जैसे यहाँ पर है V1 V2, ठीक है, और V3 V4, जो भी आप बोलना चाहो, V3 V4, ये लो मैंने V3 V4 कहा इनको, ये ज्ञात करके बताओ। V1 ज्ञात करो, V2 ज्ञात करो, V3 ज्ञात करो, V4 ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को जरूर समझना है ध्यानपूर्वक, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। फिर और क्या पूछ सकता है बच्चों, यहाँ पर पूछ सकता है कि इस जगह इसमें एक धारा प्रवाहित हुई I3 और इसमें धारा प्रवाहित हुई I1, यहाँ पर तो हुई I, और यहाँ पर मैं कहूँगा इसको I1, और ये I2। इसमें कहा कि आपको फोर्थ क्वेश्चन में I1 और I2 ज्ञात करिए, क्योंकि बच्चों इसमें तो आई जाएगी टोटल। क्लियर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर तो श्रेणी क्रम संयोजन है, ये इतना ध्यान रखना है। अब इतने क्वेश्चंस को सोल्व करना है, एक क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, ये ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों। एक ही कॉन्सेप्ट से, एक न्यूमेरिकल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, अधिकतर कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अभी आर इक्विवेलेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या करोगे भैया आर इक्विवेलेंट के लिए? आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप ये देखो, अब मैं डायरेक्टली बताऊंगा, दोनों श्रेणी क्रम में, दो क्या है श्रेणी क्रम में, कितना हो गया बच्चों इसका, मैं इसका तुल्य परिपथ बनाऊं तो 2 + 2 कितना हो गया बच्चों, 4 ओम। अब ये दो किस में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आप इसको सोल्व करो तरीके से, 2 × 2 अपॉन 2 + 2, 2 × 2 का मतलब 2 दूनी 4, अपन 2 + 2 मतलब कितना हो गया यहाँ पर, फिर से 4, 4/4 का मतलब क्या हो गया, 1। तो 2 और 2, अगर यहाँ पर भाई अपने तरीके से क्या आ गया, लॉजिकली तरीके से कितना आ गया, 1 ओम आ गया। ट्रिकली तरीके से आप इसको ध्यान रखो, अगर समांतर क्रम में अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनका मान समान है, तो इनका आधा ही इनका तुल्य प्रतिरोध होगा, आधा ही इनका क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध। 2 का आधा कितना होता है, 1। अगर मैं यहाँ पर 3 जोड़ता, 3 प्रतिरोध जोड़े होते 2 ओम के, तो इसका आधा नहीं, अब इसका कितना होगा, 1/3। तो अब कितना आना चाहिए, 2/3। यहाँ पर क्या आएगा, 2/3। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये बातें क्लियर है। यहाँ तक निकाल कर चेक कर लेना, मतलब 2/3 ही आएगा 3 के लिए। तो ये ट्रिक है। अब देखो यहाँ पर 4 और 1 क्या हो गई श्रेणी क्रम में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हुआ बच्चों, 4 + 1 मतलब 5 ओम। इसका तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध इस परिपथ का कितना है, 5 ओम है। कुल धारा आप आसानी से बता सकते हो भैया, सेकंड क्वेश्चन, कुल धारा इक्वल टू क्या होता है, कुल विभवांतर बट्टे कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो V कितना है, V है बच्चों 100, ठीक है। R इक्विवेलेंट कुल प्रतिरोध कितना है, 5, तो धारा कितनी आएगी, 20 एम्पियर। अब आपको करना क्या है, अब अपना टारगेट क्या रहेगा भाई, यहाँ पर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है बताओ, 20 एम्पियर। आई है ये अपने पास में, क्या है, आई।
ध्यान दीजिए अब यहाँ पर कि इसमें 20 एम्पियर जाएगी, इसमें भी कितनी जाएगी 20 एम्पियर, तो ये V1 और V2 आ गया, सीधे तरीके से V1 और V2 मिल गए अपन को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था अपना। थर्ड क्वेश्चन में V1 इक्वल टू क्या होगा I इंटू R1। I कितनी आ गई 20, R1 कितना था भाई 2, कितनी आ गया वोल्टेज 40 वोल्ट। चेक कर लीजिएगा भाई, 2 है, 2 इंटू 20 40 वोल्ट। अभी आपको सारा मैं इसका पूरा खेल जो है वो आपके सामने लाऊंगा इसका। V2 कितना है I/R2 लिखेंगे भाई, श्रेणी क्रम में धारा तो सेम जाएगी, धारा है 20, R2 कितना 2, कितना आ गया 40 वोल्ट। श्रेणी क्रम वाला का सिस्टम क्लियर हो गया। अब अपन बढ़ते हैं जो समांतर क्रम में, भाई V3 और V4 निकालना है अब हमें। अब यहाँ पर चलो वापस से देखो, ये I जाकर यहाँ दो भागों में डिवाइड होगी, I1 और I2। तो ये मैंने तरीका बताया था अभी पहले वाले में, ठीक है। तो I1 और I2 क्या होगा, I1 I2 अनुमान निकाल लो, मालूम लग जाएगा भाई। I1 अपॉन I2 कितना भैया, R2 अपॉन R1 है। R2 और R1 दोनों 2 ही है, मतलब 1:1, मतलब क्या I1 और I2 क्या बराबर है। I1 और I2 जब बराबर है, I1 और I2 बराबर है, तो I1 टोटल धारा कितनी है 20। तो बताओ I1 और I2 बराबर कैसे हो सकती है, आधा आधा। तो I1 और I2 कितनी होगी 10 एम्पियर, 10 एम्पियर I1 और I2। डायरेक्टली देखो यहाँ पर ये ट्रिक यूज आ गई कि नहीं तो आप क्या करते, पहले विभवांतर निकालते, बराबर करते, वो करते। अब विभवांतर निकाल लो, V3 और V4 आसान हो गया अब तो तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो V3 निकालना है भैया, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 इंटू R3। I1 कितनी आई 10, R3 कितना 2, फिर कितना आ गया 20 वोल्ट। V4 की बात करते हैं, V4 कितना भैया, V4 कितना I2 इंटू R4। I2 कितनी आई 10, R4 कितना 2, 20 वोल्ट। देख सकते हो आप, यहाँ पर प्रूफ भी हो रहा है कि समांतर क्रम में विभवांतर बराबर ही होते हैं। समांतर क्रम में विभवांतर कैसे होते हैं, बराबर। यहाँ पर भी 20 वोल्ट, यहाँ पर भी 20 वोल्ट, और पूरे पर इस जगह तक, यहाँ तक इस पर कितना आरोपित हो रहा है 20 वोल्ट आरोपित हो रहा है। ये बात समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये है, ऐसे नहीं कि 20 प्लस आप 40 कर दो, यहाँ पर 20 प्लस 20 आप 40 कर सकते हो, लेकिन समांतर क्रम में तो विभवांतर बराबर ही होता है, ठीक है। तो 20 वोल्ट 20 वोल्ट, इसका मतलब एक पर निकाल लिया 20 वोल्ट आया, तो सिंपल सी बात ये थी कि इस पर भी 20 वोल्ट ही आएगा। अगर इस पर 30 वोल्ट आता तो इस पर भी 30 वोल्ट आता, इस पर 40 वोल्ट आता तो इस पर भी 40 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये दिमाग में बिठा लेना इस चीज़ को, ये कॉन्सेप्ट है अपना। अब टोटल जोड़ के देखो, टोटल जोड़ के देख कर आपको कितना मिलना चाहिए, 100 वोल्ट मिलना चाहिए। चेक कर लीजिए यहाँ पर एक बार, ये लो, ठीक है। अपने सारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, टोटल निकालते हैं। टोटल कितना 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 20 कितना हो गया 100 वोल्ट। ये लो टोटल आ गया कि नहीं। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और V4 तो बराबर है भैया समांतर क्रम में, इसलिए आप या तो V3 लिखो या V4 लिखो। इक्वल कितना आएगा भैया 40 प्लस 20 कितना आ गया 100 वोल्ट मिल गया। क्लियर है तक, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये तो थे इस तरीके के क्वेश्चन। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप चाहो तो उसको खुद सोल्व करिएगा। वहाँ पर है ना, ऊपर वाला सर्किट तो कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध और जुड़ा हुआ है। तुल्य टोटल प्रतिरोध निकाल लेना, इनको श्रेणी क्रम में 4 प्लस 1 5 हुआ। जैसे यहाँ पर एक और दिया हुआ हो, मान लो जैसे 1 ओम और दे दिया, तो 4 प्लस 1 5 और 1 6, टोटल परिपथ का 6 ओम हो गया। टोटल धारा निकालो, सारा खेल क्लियर हो जाएगा फिर आपके सामने। क्लियर यहाँ तक करके देखना, नहीं आता है तो पूछ लेना मेरे से, भाई सर ये क्वेश्चन बता दीजिए आप। एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आरबीएसई बोर्ड का एक एग्जाम्पल इसमें ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना सीखेंगे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो अब आपको एक प्रतिरोध ऐसे दिया हुआ हो, एक संयोजन ऐसा दिया हुआ हो, मान लीजिए इस तरीके का आपको एक संयोजन दे दिया, ठीक है। सबका प्रतिरोध R है, सबका प्रतिरोध क्या है R है,
और ये प्रथम सिरा है ए और ये अंतिम सिरा है बी। ए व बी के मध्य बैटरी को जोड़ी जानी है और फिर इसका मतलब तुल्य प्रतिरोध किसके बीच में आना है या टोटल प्रतिरोध किसके बीच में आएगा, ए व बी के मध्य। तो आपको ज्ञात करना है भैया आर ई पी, मतलब कुल प्रतिरोध इसका ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करें ऐसे सर्किट का, ऐसा मैंने आपको संधारित्र में भी करवा दिया है, यहाँ पर भी आप इसको सीख लीजिएगा। इसमें मैंने अपन मेथड यहाँ पर यूज करेंगे, हालांकि आगे के चैप्टर में आएगा किरचॉफ लॉ, सॉरी व्हीटस्टोन सेतु का ब्रिज मेथड यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इसमें यूज करेंगे। कौन सा? व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, पहले तो आपको इसको व्हीटस्टोन सेतु की तरह इसको बना देना है। पहले तो बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना और समझ लेना और बनाना सीखना इस चीज़ के लिए। ए, यहाँ से एक तार जा रहा है ए, ये तार देखो यहाँ पर अगर मैं ये ए यहाँ लिखता या यहाँ लिखता, बताओ बात तो ए की होती, ये ए ही होता। क्लियर यहाँ तक? ये ए में तब तक लिखता जब तक कि इसके बीच में कोई प्रतिरोध नहीं आता। ये मैं ए तब तक लिखता जब तक कि इसके बीच में कोई प्रतिरोध नहीं आता। लेकिन अब मैं यहाँ से चलता हूँ, इधर ऐसे गया, ऐसे गया, प्रतिरोध आ गया, प्रतिरोध आ गया। फिर आगे देखा तो एक सिरा मिला मुझे, एक सिरा मिला, तो इधर बी लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख दिया मैंने, सी। क्या लिख दूंगा? सी। ये बात क्लियर हो गई। फिर मैंने देखा ए के बीच में, इस और इसके बीच में एक प्रतिरोध आ गया, मतलब इसको मैं ए नहीं लिख सकता, मैं इसको क्या लिखूंगा, डी। और इधर आप चाहो तो यहाँ तक ये जा रहा है, ये वाला पॉइंट, आप इसको बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना क्या है अब आपको, करना क्या है कि आप लिखो ए व बी, लिखिएगा ए बी लिखा आपने, इनके बीच में देखो बी के बीच में डी और ए के बीच में सी, सी डी भी दोनों आ रहे हैं, मतलब ए के लिए सी और डी दोनों कॉमन चीज़ है और बी के लिए सी व डी भी दोनों कॉमन चीज़ है, दोनों के लिए कॉमन है। तो आप सी और डी को कहाँ लिखोगे, क्या यहाँ लिखोगे सी को, या फिर डी को कहाँ लिखोगे, फिर बात दिक्कत आ जाएगी फिर यहाँ पर। तो आपको क्या करना होगा, सी व डी को यहाँ लिखोगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इनके बीच में जो प्रतिरोध जिस तरीके से जुड़े हुए हैं उनको जोड़ दो। ए व सी के बीच में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है कि नहीं, आप चेक करोगे ए व सी के बीच में कहीं जुड़ा हुआ है क्या, तो ए ये गया और इधर ये सी, तो ए व सी के बीच में है ये प्रतिरोध, तो आप जोड़ो, ये ए व सी के बीच में जोड़ दिया आर। क्लियर यहाँ तक? इस मतलब सबके बीच में जुड़ा हुआ है। सी व बी के बीच में जोड़ दिया आपने आर, ए व डी के बीच में जोड़ दिया, ये लीजिए आर, बी व डी के बीच में जोड़ दिया आर, सी व डी के बीच में जुड़ा हुआ है, ये लीजिए आर। ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्लियर है यहाँ तक? व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है, व्हीटस्टोन सेतु ये कहता है कि अगर इन दो भुजाओं के प्रतिरोध का जो अनुपात है, जैसे अगर मैं इसको R1 और R2 कहूँ और इसको मैं R3 और R4 कहूँ, तो इनका अनुपात इनके प्रतिरोध के अनुपात के बराबर आता है, R3/R4। ये व्हीटस्टोन सेतु कहता है। क्लियर ये बात? और आप चेक कर रहे हो कि R/R इक्वल टू R/R ही है, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज है। अगर यहाँ एक होता, यहाँ दो होता, मान लो यहाँ एक होता मान लो, और यहाँ कितना होता, दो होता, मान लो यहाँ दो होता और यहाँ कितना होता, चार होता। अनुपात निकाल के देखो, अनुपात सेम आना चाहिए, 1:2। इसके लिए 2/4, मतलब फिर से 1:2, मतलब बराबर आ रहे हैं ये, तब भी ये क्या होगा, व्हीटस्टोन। ऐसी कंडीशन बननी चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि सब बराबर ही हो। क्लियर है यहाँ तक? ऐसी सिचुएशन भी हो लेकिन अनुपात बराबर आने चाहिए, तो ये व्हीटस्टोन सेतु हो जाएगा, व्हीटस्टोन सेतु कहलाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में, व्हीटस्टोन सेतु के इस कंडीशन में क्या कहते हैं कि इन सी व डी के मध्य का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, उसका विद्युत धारा की प्रवाह में कोई योगदान नहीं रहता। कहने का मतलब ये कहा जाता है कि सी के और डी के मध्य सी पर जो विभवांतर होगा वही डी पर होगा, मतलब यहाँ पर इस सी व डी के मध्य का विभवांतर 0 प्राप्त होगा, जिसकी वजह से इसमें कोई विद्युत धारा का प्रवाह
नहीं होता है। आई इसमें क्या रहती है बच्चों, जीरो हो जाती है ऐसी कंडीशन में, जिससे ये आई ऐसे ही जाएगी। इसमें जैसे मान लो इधर चली गई I1, तो ये I1 ऐसे जाती हुई इसी में I1 जाएगी, फिर इधर कोई धारा नहीं जाएगी, व्हीटस्टोन सेतु ये कहता है। अगर इसमें I2 जा रही है तो ये I2 ऐसे होती हुई इधर चली जाएगी, मतलब इधर कहीं भी कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इसका कोई योगदान नहीं है, इसका कोई योगदान नहीं है। ये एक उच्च प्रतिरोध की तरह, एक इनफाइनाइट प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है, जिसकी वजह से इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जीरो हो जाती है। क्लियर यहाँ तक? तो अगर मैं अब इसको यहाँ से हटा दूँ, अब आप समझ सकते हो भाई इनका योगदान नहीं है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो मैंने क्या कर दिया बच्चों, अब यहाँ पर इसको हटा दिया। अब हटा दूंगा तो क्या होगा, ये दोनों प्रतिरोध किस में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। ये दोनों प्रतिरोध किस में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। अब आप इस परिपथ को इसको हल करिए, ठीक है, तुल्य परिपथ इसका बनाइए। तो ए, ठीक है, ऊपर वाले को मैंने सोल्व कर दिया है ना, तो r प्लस आर कितना हो गया, 2r हो गया। ठीक है भाई, अपन तो r लेकर कर रहे थे इसको सोल्व, और नीचे r प्लस आर कितना हो गया, 2r हो गया। ये इसका तुल्य परिपथ बन गया, और ये बी पॉइंट। अब आप चेक कर रहे हो कि इन दोनों के बीच में ये दोनों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में आप जानते हो आर ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। और दो समान है तो मैंने बताया कि इसका आधा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, R ओम आना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये इसका आंसर आएगा टोटल। ठीक है, या आप निकाल के चेक कर लेना, सर आप पूछोगे सर ये कैसे आ गया। ठीक है, तो ये लीजिए मैं करके बताता हूँ। 2r इंटू 2r अपॉन 2 प्लस 2r कितना होता है, 4r। ठीक है, तो ये कितना टाइम कैंसिल हुआ, ठीक है, 2 टाइम, 2 से 2 गया, क्या बच गया, r आ गया। भाई 2 समान है तो 2 का आधा, 3 समान है तो 3 का आधा, कैसे भी करो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। क्लियर यहाँ तक? दूसरा मेथड इसका क्या होता है, दूसरा मेथड मैं बताता हूँ आपको इसको सोल्व करने का। दूसरा मेथड बहुत ही आसान सा मेथड होता है, जिसको मैं कहता हूँ सिमेट्री मेथड, मेथड सेकेंड। और ये मेथड ही हम आगे और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों व्हीटस्टोन सेतु और सिमेट्री मेथड दोनों आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सिमेट्री मेथड, सिमेट्री मेथड या सममिति मेथड इसको बोलते हैं, सममिति विधि। सममिति विधि, सममिति का मतलब क्या होता है, पहले आप इस चीज़ को समझिएगा। देखो, जब अपन ने इसका व्हीटस्टोन सेतु का सिंप्लीफाइड सर्किट बनाया ए इस तरीके से, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, यहाँ R है, यहाँ R है, ये B, और यहाँ पर क्या था, एक और R था, ये C, और ये D। सिमेट्री मेथड ये कहता है कि अगर आप जिनके मध्य, जिन बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हो, बिल्कुल हम देखो सिमेट्री मेथड भी दो तरीके की होती है, एक होती है परपेंडिकुलर सिमेट्री मेथड, एक होती है पैरेलल सिमेट्री मेथड होती है। देखो, हम यहाँ पर परपेंडिकुलर सिमेट्री मेथड यूज कर रहे हैं। परपेंडिकुलर सिमेट्री मेथड क्या कहती है कि ए व बी के मध्य, मतलब जैसे हमें ए व बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध चाहिए था, तो इसके बिल्कुल लंबवत हम एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल इसके लंबवत एक रेखा खींचते हैं इस तरीके से, ए व बी के मध्य से, ए व बी के मध्य से बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल लंबवत एक रेखा खींचेंगे। और रेखा खींचकर जब आप इस पर, इस रेखा पर कोई दर्पण रखो, क्या रख दें, दर्पण। दर्पण रखे, जैसे मान लो आपने यहाँ पर दर्पण रखा है, ठीक है, और इस दर्पण के इस तरफ मान लो ये अपनी वस्तु है, इधर R, इधर R, तो इस दर्पण में आपको क्या दिखना चाहिए, ये R और R ही दिखना चाहिए, मतलब इसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए, इसकी इमेज दिखनी चाहिए। वो इमेज
दर्पण में अपन जानते हैं विपरीत दिशा में बनती है इमेज, ठीक है। तो इसकी इमेज आर जो है वो क्या आर ही होनी चाहिए, तो इधर आर है, बिल्कुल ये आर है तो इधर आर है, मतलब इसकी इमेज इसमें जा रही है, इसकी इमेज ये है। अगर मैं कहूँ कि इसमें अगर धारा I1 प्रवाहित होगी तो इमेज में धारा इस वाले में भी क्या प्रवाहित होनी चाहिए बच्चों, I1 जानी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि इसमें धारा जो है वो I2 जाएगी, तो इमेज मेथड क्या कहता है कि इसमें भी धारा क्या जानी चाहिए, I2 जानी चाहिए। इसका मतलब I1 जा रही है और इधर चली गई, इसमें नहीं गई, दिमाग बैठाना ये पॉइंट। इधर I2 जा रही है, इधर चली गई, इसमें नहीं गई, इसका मतलब इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही। इसका मतलब ये प्रतिरोध हट गया, ये श्रेणी क्रम में आ गए, ये श्रेणी क्रम में आ गए। फिर वही तरीका जैसे मैंने अभी व्हीटस्टोन सेतु में बताया था, ठीक है, वही इसका प्रतिरोध क्या आ जाएगा, R ओम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैंने और भी क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल ये संधारित्र वाले तरीके से संधारित्र में मैंने आपको समझाया हुआ है क्लास में, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आपको सोल्व कर लेना है इनको। और भी अपन यहाँ पर पॉइंट लेंगे, बहुत सारे होते हैं इसमें, न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं, जितने बनाओ उसमें न्यूमेरिकल यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं और कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। अब देखिए अपने पास में ये एग्जाम्पल है, ठीक है, RAB ज्ञात करना है, आपसे पूछा जाता है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, RAB ज्ञात करिए। ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, हम करेंगे एक सममिति बनाएंगे, ठीक है, सिमेट्री। ये इसके बिल्कुल लंबवत गई, सिमेट्री बना दी। सिमेट्री बनाते ही आप क्या देखोगे, अरे इधर तो R है, इधर भी R ही है, इधर R है, इधर भी R, इधर R, मतलब सब सेम है। मतलब इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो इसमें भी जाएगी, जो इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी, जो इसमें जाएगी वो इसमें भी जाएगी। इसका मतलब अब आप देखो दिखने में ही कैसा लग रहा है, बहुत ऐसा कठिन सा लग रहा है, ये क्या बन गया यार, इसका कैसे निकालेंगे, अब कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन सिमेट्री मेथड देखते ही आपको क्या लगा, ये तो बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया भाई, ये दो तो हट गए, अब ये दोनों तो हट गए यहाँ से। सिमेट्री मेथड यही तो कह रहा है यहाँ पर। सिमेट्री मेथड क्या कहता है कि इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो इसमें भी होगी, इसका मतलब इसमें कोई धारा नहीं गई, इसमें जो धारा है प्रवाहित होगी वही इसमें जाएगी। सिमेट्री मेथड भाई, इमेज बन रही है ना, इस ये वस्तु तो ये प्रतिबिंब, ये वस्तु तो ये प्रतिबिंब, ये वस्तु तो ये प्रतिबिंब। अगर इसमें धारा I1 तो इसमें I1, इसमें I2 तो इसमें I2, इसमें I3 तो इसमें I3। भाई प्रतिबिंब बन रहा है ना, और प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। और कॉन्सेप्चुअली तरीके से देखें तो धारा प्रवाहित क्यों नहीं होगी, यहाँ पर जो विभव आएगा और यहाँ पर जो विभव आएगा वो समान रहेगा, इसलिए विभवांतर क्या हो जाता है, 0, और इस वजह से इधर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। कॉन्सेप्चुअली तरीके कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, और ट्रिक ये कहती है कि आप इसको इस तरीके से यूज करो, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो भाई, ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो कितना हो गया बच्चों, इसको मैं सिंप्लीफाइड करता हूँ और इसका तुल्य परिपथ बनाता हूँ नीचे, या चलिए मैं इसको थोड़ा सा भाई ये हमें दिखाई भी देना चाहिए, ठीक है। तो मैं इधर छोटा सा इसका तुल्य परिपथ बना देता हूँ इस तरफ, AB के मध्य का। तो ये अपना A पॉइंट और ये अपना B पॉइंट, ठीक है, ये गया ऊपर। तो R प्लस R कितना हो गया, 2R, 2R। ये R प्लस R, भाई ये तो हट गए, इनका कोई योगदान नहीं है, अब ध्यान रखना, इनका कुछ नहीं करना है। ये R और ये R श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, भाई ये हट जाएंगे ना, तो ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, तो R और ये R क्या हो गया, 2R, 2R। ये R और ये R भी क्या हो गया, 2R। सब समांतर क्रम में है, तीनों समान है। देखो अब यहाँ पर 3 समान वाली चीज़ भी आ गई यहाँ पर। तो अब इसका RAB डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ भाई, इसका 1/3, 2R का 1/3, मतलब 2R/3 इसका आंसर हो जाएगा। ओह ये लो, क्लियर नहीं आता, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो आपको कहीं पर कोई झमेला करने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, एक लाइन में ये सोल्व हो गया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन लाता हूँ एग्जाम्पल। अब देखो बच्चों, ये और देखिए ये कैसा नेटवर्क बन रहा है अपने पास में, कैसा परिपथ बन रहा है, देखिए इसमें अब आपको A व B के मध्य का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, RAB।
ऐसा मैंने संधारित्र वाले में भी आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन वही चल रहे हैं। आंसर उसमें जैसे अगर 2/7 आता है ना, तो इसमें आएगा 7/2। जो संधारित्र में आता है उसका उल्टा आंसर आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पर भी करवाए थे इस तरीके के, बस वहाँ पर क्या जुड़े हुए होते थे, संधारित्र। क्लास में करवाया हुआ है, ये ध्यान रखना, नोट्स में सब मिल जाएंगे आपको। सिमेट्री मेथड यूज करना है, बहुत ही सिंपल सा मेथड। आप चाहो तो पहले आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, फिर मेरे साथ में इसका आंसर मैच करवा लेना, ठीक है। तो है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिमेट्री मेथड यूज कर लेना है। सिमेट्री मेथड में आप क्या करोगे, ये सममिति बनाओगे, सममिति बनाते आप चेक करोगे, है ना भाई, ये वस्तु ये प्रतिबिंब, ये वस्तु ये प्रतिबिंब, ये वस्तु ये इसका प्रतिबिंब, ये वस्तु ये प्रतिबिंब, ये वस्तु ये प्रतिबिंब, ये वस्तु ये प्रतिबिंब, ये वस्तु ये प्रतिबिंब। इसका मतलब जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो इसमें, जो इसमें होगी वो इसमें होगी, जो इसमें होगी वो इसमें प्रवाहित होगी, जो इसमें प्रवाहित होगी, ठीक है, वो इसमें प्रवाहित होगी, जो इसमें प्रवाहित होगी वो इसमें प्रवाहित होगी, जो इसमें प्रवाहित होगी वो इसमें प्रवाहित होगी। और हम जानते हैं श्रेणी क्रम में ही केवल समान धारा प्रवाहित होती है। इसका मतलब जो इसमें होगी वो इसमें होगी, है ना। इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये ध्यान रखना। जो इसमें होगी वो इसमें होगी, लेकिन पहले आपको ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ऐसे नहीं स्टेप वाइज इसको सोल्व करना है। पहले कौन किस में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, आप वो चेक करो, किसमें नहीं हो रही, इसमें नहीं हो रही, इसमें नहीं हो रही, इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा के फिर से इसका सर्किट बनाओ, है ना। मैं वापस इसका सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके। अब देखिए कि ये ऐसा परिपथ बनेगा इसका, इस वाले का, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने इसको हटा दिया क्योंकि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही इन दोनों में। दूसरी बात, जो इसमें धारा जाएगी वो इसमें भी जाएगी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये धारा ऐसे गई तो यहाँ आकर कहीं इधर चली गई, ऐसा नहीं होगा। ये धारा ऐसे गई और फिर ऐसे चली गई, इसका मतलब इस जॉइंट का कोई मतलब नहीं है। मैं इसको, इस जॉइंट को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको क्या बना दूंगा, इस तरीके से। देखिए आप एक बार, मैंने यहाँ से ये जॉइंट को हटा दी इन दोनों के, ठीक है। अब आप आसानी से इनको सोल्व कर सकते हो। अब आप देखोगे ये दोनों श्रेणी क्रम में तो 2r, ये दोनों श्रेणी क्रम में तो क्या आ गया 2r, फिर इन 2r समांतर क्रम में तो 2r का आधा r, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर r बनेगा। दिमाग में इन बातों को नोट करो, है ना। अपना जो स्पीड है उसको आप बढ़ाइएगा, ठीक है। मैं अगर अब इसका तुल्य परिपथ बनाऊं तो देखो, तुल्य इसी का तुल्य परिपथ बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा आप देखिए, ठीक है। ए बी, ये लिखा मैंने ए बी, ठीक है। ये आर और आर दोनों श्रेणी क्रम में क्या हो गया 2r, मैंने लिख दिया 2r, क्लियर। अभी ये आ रही है, ठीक है, ऐसे कैसे लिख दिया मैंने इसको r, ठीक है। ये r और ये r क्या हो गया 2r, ठीक है। क्या हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा के कर देता हूँ इसको ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। 2r, फिर यार ऐसे कैसे आगे बना दिया इसको, ये r। अब यहाँ पर ये r और ये r क्या है 2r, इनके बीच में यहाँ पर और इसके बीच में है, ये इस पॉइंट के बीच में क्या है 2r है। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल ऐसा का ऐसा नीचे होगा, ठीक है। तो मैं वहाँ पर बना देता हूँ, ये r, फिर क्या होगा 2r, भाई ये r और ये r ऐड हो गए 2r, फिर ये आगे क्या चल रहा है r, ये r, ठीक है। फिर इनके बीच में क्या है r और r 2r, तो क्या आ जाएगा 2r। अब आप सोल्व करिए, पहले अब इसको सोल्व करो और इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करोगे तो अब ये दोनों समांतर क्रम में, तो इस 2r का आधा ही होगा समांतर क्रम में, भाई दोनों सेम ही है समांतर क्रम में। सोल्व करके देख लेना, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा r। अब जो वो r आएगा वो इन दोनों के साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो मैं फिर से इसका परिपथ बनाऊंगा, ठीक है। मैं इसका परिपथ यहाँ पर बना रहा हूँ। अब आगे का ये स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप बच्चों सेकंड और ये स्टेप थर्ड, ठीक है। तो ए बी, बीच में एक प्रतिरोध
तुल्य प्रतिरोध था कितना 2R, ऊपर R, ठीक है। फिर इधर क्या मिला अपन को, फिर से R, और फिर से यहाँ पर क्या मिला था R, भाई ये R जोड़ दिया, इन दोनों का आया R और फिर ये R, ऐसे समझना है। बिल्कुल ऐसे ही R, फिर R और फिर R, ठीक है। ये R R R कितना हो गया, श्रेणी क्रम में है तो 3R। तो इसका और बना देता हूँ तुल्य परिपथ A B। आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते थे इनको, लेकिन एग्जाम में आए तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। तो ऊपर आएगा क्या 3R, नीचे वाले में भी क्या होगा फिर तो 3R। अब यहाँ पर तीनों समांतर क्रम में है, तो अब तीनों सेम भी नहीं है, तो अब इसका आप तुल्य प्रतिरोध निकालोगे 1/RAB इक्वल टू 1/3R प्लस 1/2R प्लस 1/3R। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 6R, तो 3 दूनी 6 मतलब 2, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 2 5, 2 7, तो 7/6R ये। तो RAB निकालना है तो 6/7R इसका आंसर हो गया। अब R क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, वो आप लिखो, आंसर मिलेगा आपको। क्लियर यहाँ तक? तो इस तरीके से आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो है, प्रतिरोधकों का जो संयोजन है, मिश्रित संयोजन इसको हम बोलते हैं, आप आसानी से सिमेट्री मेथड, व्हीटस्टोन सेतु मेथड, इनको आप यूज करके इनको सोल्व कर सकते हो। कभी कभार क्या होते हैं कि लघु परिपथ पर भी कोई क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो एक सिंपल सा मैं लॉजिक है वो आपको समझा देता हूँ। लघु परिपथ पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट सर्किट मेथड, शॉर्ट सर्किट पर आधारित, ठीक है, या फिर लघु परिपथ बोलते हैं इसको, लघु परिपथ, ठीक है। लघु परिपथ पर आधारित क्वेश्चन है तो देखो एग्जाम्पल, अब आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे भैया ए व बी है, इनके बीच में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 2 ओम, फिर यहाँ पर जुड़ा हुआ है 2 ओम, यहाँ से एक तार लिया और ये यहाँ पर जोड़ा है इस तरीके से, और पूछते हैं आपसे RAB बताइए, तुल्य प्रतिरोध बताइए इसका। तो RAB क्या होगा भाई, RAB वो होता है तुल्य प्रतिरोध, हम वो बताते हैं जिसमें धारा का प्रवाह होता है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है। जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता वो कोई तुल्य परिपथ नहीं होगा, सॉरी तुल्य प्रतिरोध नहीं होगा उसका। इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में, एक चीज बताइए आप, ये A है तो ये वाला पॉइंट भी A ही होगा, और ये B है तो ये वाला पॉइंट भी B है। अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है तो ये भी प्लस है और ये माइनस भी है, मतलब इनके बीच का विभवांतर बच्चों क्या हो गया 0। इनके बीच का विभवांतर 0 हो गया, इसका मतलब इधर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा किधर से जाएगी बच्चों, ऐसे धारा प्रवाहित होगी। एक बात ध्यान से बिठा लीजिए दिमाग में कि धारा हमेशा, नोट करने वाली बात है इसमें, धारा हमेशा सरल या सुगम रास्ते का चयन करती है, सरल या सुगम रास्ते का चयन करती है। ये दिमाग में बैठा लो बस भाई, जहाँ प्रतिरोध नहीं है वो उधर ही जाएगी, जहाँ प्रतिरोध आ गया ठीक है वहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। देखो यहाँ इस वाली ब्रांच में, इस वाली शाखा में कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा हुआ तो धारा इधर से चली जाएगी, धारा इधर से प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका तुल्य प्रतिरोध RAB 0। भाई इसका योगदान नहीं तो हटाओ इनको, 0। तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया इसका 0 हो जाएगा। ये बातें आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट मेथड बोलते हैं इसको। तो ये तो बच्चों आपने प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित कुछ क्वेश्चन
और भी आप क्वेश्चंस बुक से कहीं से भी बहुत सारे जितने बहुत अनाप शनाप क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, इस पे अभी मैंने करवाए। ठीक है, तो ये देखो एक क्वेश्चन और ऐसा है, शायद बुक में भी ऐसा तुम्हारे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि एक एक सीधा तार है, क्वेश्चन है एग्जाम्पल, एक सीधा तार है, एक सीधा तार जिसका प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध 8 ओम है, 8 ओम है, को वर्ताकार रूप में मोड़ दें तो व्यास के सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताइए, तुल्य प्रतिरोध बताइए। ये शायद बुक में क्वेश्चन है तुम्हारे पीछे। ठीक है, एक्सरसाइज में भाई तार दिया हुआ है, इसने कहा तार है। ठीक है, और तार का टोटल प्रतिरोध इसने क्या क्या कहा, 8 ओम टोटल। अब तार अपन जानते हैं तार का प्रतिरोध आर जो है वो तार की लंबाई पर ही तो डिपेंड करता है। क्लियर नहीं आता, इस लॉजिक का उपयोग किया, तार को जोड़ दिया, बना दिया किसमें, वर्तीय रूप में। टोटल प्रतिरोध 8 ओम है इसका। ठीक है, और कहा कि व्यास के, ये व्यास है, सही है कि नहीं, ये व्यास के 2 बिंदु ले लिए मैंने ए बी, इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो ए बी के मध्य का बताना है। ए बी का मध्य का मतलब हो गया कि ये तार का आधा भाग, ये तार का आधा भाग। तो जब तार की लंबाई आधी हो गई तो प्रतिरोध भी क्या हो गया, आधा। तो ये प्रतिरोध बच्चों कितना हो गया, अब 4 ओम। ये प्रतिरोध यहाँ का कितना हो जाएगा, 4 ओम। अब दोनों बच्चों किस में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तो दोनों समान है, तो आर ए बी कितना आ गया, 2 ओम। निकाल के चेक कर लेना, 4 × 4 बटे 4 + 4। क्लियर, ये 2 ओम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, बुक से भी आपको सोल्व कर लेने हैं। ठीक है, कोई बुक का अगर कोई क्वेश्चन रह गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर बता देना, एक्सरसाइज का है या एग्जाम्पल है, जो भी है, मैं वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, समझा दूंगा अच्छे तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।